नमस्कार। सोजस के खास बुलेटिन आपके विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन नजर डालते हैं उससे पहले हेडलाइंस पर। प्रदेश के किसानों को भजनलाल सरकार ने दी सौगात। राज्य के भंडार गृहों पर जमा कराई जाने वाली कृषि जिंसों के भंडारण शुल्क में दी गई छूट। स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है राजस्थान। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत आयुष अवसंरचना और आउटरीच में बना अग्रणी राज्य। बीकानेर को मिला नया उपहार। केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और खाद्य मंत्री श्री सुमित गोदारा ने किया मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का उद्घाटन। और बगरू विधानसभा की ग्राम पंचायत अजय राजपुरा को मिला करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का तोहफा। सरकारी स्कूल में किया गया डोम का लोकार्पण। तो चलिए अब खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित इस कॉन्क्लेव में राजस्थान सरकार आयुष स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को सशक्त करने, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक आयुष सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित करने और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के साथ एकीकृत कर जन सामान्य के हित में किए जा रहे प्रयासों के लिए राज्य की सराहना की गई। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष मंत्रालय तथा केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय श्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि राजस्थान में सबसे अधिक संख्या में आयुष्मान आरोग्य मंदिर है तथा यहाँ तेजी से बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है, जो इसे भारत के आयुष विस्तार में आधारशिला बनाता है। राज्य में कृषकों द्वारा राजस्थान राज्य भंडारण व्यवस्था निगम के भंडार गृहों पर जमा कराए जाने वाली कृषि जिंसों के भंडारण शुल्क में छूट प्रदान की गई है। सामान्य श्रेणी किसानों के लिए 60%, अनुसूचित जाति जनजाति किसानों के लिए 70% तथा सरकारी संस्थानों के लिए 10% की छूट कृषि जिंसों के भंडारण शुल्क में प्रदान की गई है। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने सिमलिया के महात्मा गांधी सराय भवन में जन सुनवाई की। इसमें जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल, देहात जिला अध्यक्ष प्रेम गोचर, मंडल अध्यक्ष उचमा मीणा और क्षेत्र के कई अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। इनमें सड़क, शमशान, बिजली, खेतों के रास्ते, पीडब्ल्यूडी, राजस्व, पंचायत राज और नहरी विभाग से जुड़ी शिकायतें आईं। ऊर्जा मंत्री ने तुरंत समस्याएं सुलझाने के निर्देश दिए और जिन अधिकारियों कर्मचारियों ने काम में लापरवाही की थी उन्हें सख्त चेतावनी भी दी गई। मंत्री ने कहा कि जनता की बात सुनना जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों दोनों की जिम्मेदारी है और लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आजादी के बाद देश में काफी बदलाव और विकास हुआ है। अब वक्त आ गया है कि इन सब की एक बार फिर से नए तरीके से समीक्षा की जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए फैसले की सराहना की और कहा कि यह फैसला गरीबों और वंचितों के हित में है। इससे समाज के सबसे पिछड़े लोगों को भी बराबरी का मौका मिलेगा। उन्होंने रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने जोधपुर से दक्षिण भारत के लिए नई ट्रेनों की शुरुआत की। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इन ट्रेनों से पश्चिमी राजस्थान के लोगों को सीधा फायदा होगा, खासकर जो लोग काम के सिलसिले में दक्षिण भारत जाते हैं। देखिए, जातीय जनगणना, क्योंकि इस देश में जिस तरह से पिछले आज़ादी के बाद में जिस तरह से देश में परिवर्तन हुआ, देश विकसित हुआ, निश्चित रूप से इस समय में एक नए सिरे से समीक्षा करने की आवश्यकता थी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए, जो गरीब के कल्याण के लिए होगा, वंचितों के कल्याण के लिए होगा, जो पीछे रह गए हैं उनको जो है अंत्योदय की भावना के अनुरूप उन सब को बराबरी तक लाने का अवसर प्रदान करने वाला होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। मैं माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, इन सब के प्रवासियों का लंबे समय से मांग थी कि चेन्नई से दक्षिण भारत में रहने वाले और पुणे से महाराष्ट्र के उस क्षेत्र में रहने वाले प्रवासियों को डेली ट्रेन की सुविधा मिले। जब कभी भी चुनाव के अवसर पर या अन्य कारणों से वहां जाने का अवसर मिला, तब वहां के प्रवासियों ने इस दर्द को व्यक्त किया था। माननीय रेल मंत्री जी से अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी इसके ऊपर बात की थी। मैंने भी अनेक बार इस पर बात की। आज वो शुभ दिन आया है जब दोनों जगह से डेली ट्रेन शुरू हो जाएंगे
और मैं ये मानता हूँ कि इसके चलते हुए हमारे प्रवासियों को बहुत बड़ी सुविधा और राहत मिली। राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री ईश्वरबंदन दिलावर ने रामगंज मंडी में 2 ग्रामीण अन्नपूर्णा रसोई का उद्घाटन किया। उन्होंने पहले मोडक गांव में और फिर खैराबाद पंचायत में रसोई शुरू की। यह राजस्थान की पहली ग्रामीण अन्नपूर्णा रसोई है जहां लोगों को सिर्फ 8 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। ये पहल गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ते में अच्छा भोजन देने के लिए शुरू की गई है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने रामगढ़ विधानसभा के मालपुर और लाल मंडी गांव में सांसद जनसंपर्क संवाद कार्यक्रम के तहत जन सुनवाई की। इस दौरान रामगढ़ विधायक श्री सुखवंत सिंह ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। जन सुनवाई में स्थानीय लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का तुरंत अधिकारियों से समाधान करवाया गया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी मामले सामने आए हैं उन पर जल्दी कार्रवाई की जाए और रिपोर्ट भेजी जाए। सीकर शहर के पास के गांव श्यामपुरा में मुल्कानी तलाई में शेखावटी क्षेत्र में श्री राम गुरुकुलम का शिलान्यास हुआ। इस अवसर पर देश भर से आए संतों की उपस्थिति में वैदिक मंत्रों के साथ यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि यूडीएच मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा थे। समारोह की अध्यक्षता राज्यसभा सदस्य श्री घनश्याम तिवारी ने की। इस मौके पर श्री राम गुरुकुलम के लिए जमीन देने वाले भामाशाह अजीत सिंह नाथावत का सम्मान भी किया गया। देखिए, वर्तमान भौतिक युग के इस चकाचौंध भरे जीवन में जहाँ तेजी से नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, चारित्रिक पतन हो रहा है, समाज में अराजकता की स्थितियां पैदा हो रही है, ऐसे समय में जरूरी है कि लोगों में मनुष्यत्व का भाव जागृत हो। और मनुष्यत्व का भाव तब जागृत होगा और जब उन्हें भारतीय सभ्यता, संस्कृति की और धर्म का ज्ञान होगा। और इसके लिए श्री राम गुरुकुलम जैसे संस्थानों की आज के समय में बहुत महती आवश्यकता है। इन गुरुकुलम के माध्यम से विद्यार्थियों को सत्य, न्याय, सदाचार और नैतिकता का पाठ पढ़ाने के साथ साथ उन्हें इस बात का भान कराया जाएगा कि आपको बड़ी मुश्किल से परमात्मा ने जो मनुष्य का जीवन दिया है, इस जीवन का किस प्रकार सदुपयोग हो और समाज में फैली भ्रांतियों को और गिरते हुए नैतिक मूल्यों को किस प्रकार पुनर्स्थापित किया जाकर समाज में समरसता का भाव पैदा होकर सभी सुखी हों, इस प्रकार का भाव सभी मनुष्यों में जागृत हो। जब वो इस प्रकार की शिक्षा लेकर समाज के बीच जाएंगे और समाज में अपने अनुभवों के माध्यम से नैतिक शिक्षा और संस्कारों का प्रचार प्रसार करेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इन परिस्थितियों में बदलाव होगा और हर मनुष्य में मनुष्यत्व का भाव जब जागृत होगा तो निश्चित रूप से राज्य समाज का परिदृश्य बदलेगा। कि ये श्री राम गुरुकुलम की जो स्थापना यहाँ पर किया गया है, आज सभी संतों के सानिध्य में हमारे भामाशाह अजीत सिंह जी नाथावत जिन्होंने भूमिदान दिया, उनके करकमलों से एवं पूज्य संतों के चरणों में करकमलों से जो आज यहाँ पर शिलान्यास भूमि पूजन किया गया, ये आने वाले समय में शिखर शेखावटी के लिए एक वरदान के रूप में होगा। ये आधुनिक शिक्षा के साथ साथ वैदिक शिक्षा भी यहाँ पर बच्चों को मिलेगा। ये संस्कार और सभ्यता, संस्कृति एक नया आयाम के साथ शिखर शेखावटी के बच्चों को, और यही नहीं पूरे भारत और विदेश के बच्चे भी आगे जाकर यहाँ पर पढ़ने आएंगे। ऐसा सभ्य गुरुकुल एक दिव्य और सभी विचार, सनातनीय विचारधाराओं से जुड़ा हुआ ये गुरुकुल यहाँ पर बनेगा। हाँ, यहाँ पर वात्सल्य धाम, जहाँ पर अनाथ बच्चे, जो त्यक्त बच्चे परिस्थिति बस जिनके सिर से छाया हट गया है, ऐसे बच्चों का भी यहाँ वात्सल्य धाम के माध्यम से उनका पालन पोषण होगा और गुरुकुल में अध्ययन होगा निःशुल्क। और वानप्रस्थ आश्रम जो रिटायर्ड होने के बाद चाहते हैं कि अब आगे का समय सेवा में लगाएं, ऐसे प्रबुद्ध जनों, वरिष्ठ लोगों के लिए भी यहाँ पर रहने के लिए वानप्रस्थ आश्रम रहेगा। और गौ सेवा, गौ नस्ल सुधार कर हर किसान को हर घर में एक गाय पहुंचाया जाएगा, जो भारतीय देसी गाय जो 8-10 लीटर तक दूध दे, और ताकि घर परिवार और चले और शुद्ध दूध, दही, घी सबको मिले। आधुनिक शिक्षा तो एक वर्तमान समय में एक पद प्रतिष्ठा में पहुंचने के लिए जरूरी है, डिग्री हासिल के लिए,
पर वर्तमान विषय समय में जो आधुनिक शिक्षा में बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, बहुत डिग्रियां तो प्राप्त कर रहे हैं, पर संस्कार, सभ्यता, सहनशीलता, बड़ों के प्रति मान सम्मान ये खत्म होता जा रहा है। धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनके अंदर निष्ठा खत्म होती जा रही है। उनके अंदर केवल धन कमाने की लोभ ही बढ़ रहा है। धन ही सब कुछ नहीं होता है, भले देश, राष्ट्र, धर्म भी कुछ हमारे लिए प्राथमिकता होना चाहिए। ये गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को ये सिखाया जाएगा। ये लगभग हमारे पंचवर्षीय सारे प्रकल्प पंचवर्षीय योजना है, फिर भी 2 वर्ष में इसको शुरू करने का, प्रारंभ करने का प्रयास श्री राम गुरुकुल सेवा समिति की ओर से रहेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर गर्मियों में पशुओं को लू से बचाने के लिए पशुपालन विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इन दिनों प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने पशुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और विभाग को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके बाद पशुपालन विभाग के अधिकारी और डॉक्टर गांव-गांव जाकर पशुपालकों को जागरूक कर रहे हैं कि गर्मी में पशुओं की कैसे देखभाल करें। पशुपालन विभाग ने गर्मी को देखते हुए एक एडवाइजरी भी जारी की है, खासकर पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जैसे इलाकों के लिए जहां तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसमें बताया गया कि पशुओं को क्या खिलाएं, उन्हें कहां रखें और कैसे रखें ताकि उन्हें गर्मी से राहत मिल सके और उनकी सेहत ठीक बनी रहे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा और हमारे पशुपालन मंत्री श्री राम जोराम जी कुमावत के नेतृत्व के अंदर पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं की चिंता करते हुए विभिन्न प्रकार की पशुपालन विभाग के द्वारा एडवाइजरियां अलग अलग जिलों के अंदर जारी की गई है। हमारे बाड़मेर जिले के संयुक्त निदेशक श्रीमान नारायण सिंह जी की सोलंकी के दिशा निर्देश के अंदर विभिन्न संस्थाओं के अंदर पशुओं और किसानों को जागरूक करने का कार्य कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों, आपको गर्मी के अंदर अपने पशुओं को लू से बचाव या अन्य बचाव के लिए निम्न उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। पहली बात तो यह कि किसान क्या कर सकते हैं। आपको सुबह जल्दी अपने जो पशु है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इन पशुओं के लिए जो गाय और भैंस है उनको सुबह जल्दी आपको नहलाना है और उसको नहलाने के बाद दिन में 2 से 3 बार आपको उनको पानी की पर्याप्त व्यवस्था करनी है। और भैंस को आप दिन में सुबह जल्दी और शाम को भी 2 टाइम समय आप नहला सकते हैं। फिर उनका आता है आवास प्रबंधन। उनका जहाँ पशु आपके बांधे हुए हैं वहाँ पर सीधी आपके पशुओं के लू नहीं लगे तो अपन देसी सिनिया है, खीपड़ा है, आकड़ा है, उनसे अपने ओला बना सकते हैं या छायादार स्थान पर रख सकते हैं। और जो किसान बहुत ही अच्छे डेयरी पशुपालक है वह अपना पंखा लगा सकते हैं, कूलर लगा सकते हैं और फोगर प्रणाली भी कई किसान अपना रहे हैं, तो उनका भी आप प्रयोग है लू से बचाव के लिए वो कर सकते हैं। और तीसरा जो पहलू है पशुओं का आहार प्रबंधन। गर्मियों के अंदर क्योंकि पशुओं को पानी की ज्यादा आवश्यकता रहती है तो उसका पाचन तंत्र सिस्टम और दुग्ध उत्पादन पर भी काफी फर्क पड़ता है। इसके लिए पशुपालकों को अपना जहाँ पर पानी वाला बेल्ट है वहाँ पर नेपियर घास है, रिचगा है, इनका ग्रीन फोडर का उपयोग आपको करना चाहिए, जिससे कि पशु का दूध का उत्पादन है वो मेंटेन रहेगा। इनका भी आप समय समय पर आहार व्यवस्था के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। कोटा जिला प्रशासन की कामयाब कोटा और कोटा केयर्स अभियान के तहत चलाई जा रही शिक्षा संबल योजना में पढ़ रहे छात्रों को नीट परीक्षा से पहले नोडल अधिकारी दीप्ति रामचंद्र मीणा ने शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये बच्चे मेहनत, आत्मविश्वास और लगन से न सिर्फ सफलता पाएंगे बल्कि समाज के लिए एक अच्छी मिसाल भी बनेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हो रहे हैं। गरीब और होनहार बच्चों की मदद के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि उन्हें पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत ना हो। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए एक खास योजना शुरू की है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज रहित एक मुश्त समझौता योजना है। इसके तहत भरतपुर और डी के 498 किसानों को 11 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा मिलेगा। इस योजना में किसान भूमि विकास बैंक के पुराने बकाया कर्ज को चुकाने के लिए सिर्फ 25% राशि 30 जून तक जमा करवा देंगे तो बाकी बकाया और ब्याज माफ कर दिया जाएगा। यह योजना किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा है जिससे उन्हें आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान की सबका साथ सबके विकास की अवधारणा को देखते हुए उस पर कार्य करते हुए लोक कल्याणकारी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किसानों के हित में एक बहुत बड़ा ही फैसला लिया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा अवधि पार किसानों को जिनके लोन अवधि पार हो चुके हैं उनको ब्याज, दंडनीय ब्याज से पूर्णतः राहत देते हुए केवल असल रकम ही जमा करानी है। इसके तहत भरतपुर जिले में 498 किसान पात्र माने गए हैं और उनको करीब 11 करोड़ 80 लाख रुपए की ब्याज में राहत प्राप्त होगी, जिससे कि उनके जीवन में सुधार आने की संभावना है।
और उनको केवल जो 498 किसान हैं उनको केवल 5 करोड़ 80 लाख रुपए जमा करने हैं और ये तो असल राशि है और जो ब्याज राशि है 11 करोड़ 80 लाख रुपए उससे उनको राहत मिलेगी, वो उनको नहीं भरना है। और ये योजना जो एकमुश्त समझौता योजना है ये 1 अप्रैल 2025 से चालू हो गए 30 सितंबर 2025 तक चलेगी। इसमें किसानों को 30 जून तक जो उन पर कुल राशि बकाया है उसका 25% भरना है और शेष राशि 3 किस्तों में उनको 30 सितंबर तक जमा कराने की सुविधा प्रदान की गई है। इस तरह सरकार द्वारा किसानों के हित में एक बहुत ही बड़ा साहसी कदम लिया गया है और इससे अवश्य किसान के जीवन पर अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मैं उनके लिए एक भागीरथ बन के आए हमारे लिए पंडित जी कौन से भजनलाल शर्मा जी। ये तो उन पंडित जी को हम बारंबार कोट कोट प्रणाम। हमारे लिए तो वो बांके बिहारी की तरह उन्होंने काम किया है। हम गरीब लोग इस दौड़ में आए और हम भरने के सक्षम ये रकम जो है मूल राशि, इसके लिए हम पंडित जी को ही अपना आभार व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अच्छी सरकार की वजह से नसीराबाद के पास नांदला में स्थित पीएम श्री स्कूल में स्काउट का 5 दिन का आवासीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इसमें राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के 52 नवोदय स्कूलों से आए 261 स्काउट भाग ले रहे हैं। शिविर के दूसरे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे योग और व्यायाम से हुई। इसके बाद सभी स्काउट्स ने प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में ध्यान किया और श्रमदान, सामूहिक सफाई व सेवा कार्य में हिस्सा लिया, जिसके अंदर जयपुर संभाग के राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के 52 जवाहर नवोदय विद्यालयों के 261 स्काउट्स भाग ले रहे हैं। इस शिविर के अंदर स्काउट्स को राष्ट्रपति कैंप की तैयारी के लिए फॉर्म भरना और स्काउट का प्रशिक्षण देना, ये सब कार्य करवाए जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय मोदी जी का एक विज़न है कि 2047 तक हम भारत को विश्व गुरु बनाएं और नंबर 1 बनाएं नेशन। तो उसी विज़न को लेते हुए एक तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चल रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं और इसके साथ उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है जो लगभग 3 साल से हमारे ब्लॉक के अंदर सौभाग्य की बात है कि 4-5 स्कूल जो है पीएम श्री हैं और उसमें पीएम श्री स्कूल की श्रृंखला में हमारे पास नवोदय विद्यालय है, वह भी पीएम श्री है। तो पीएम श्री विद्यालय वैसे ही व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत अच्छे काम कर रहा है हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों के तहत। लेकिन नवोदय विद्यालय ने आज विशेष रूप से इनिशिएटिव लेते हुए जो ब्लॉक के विद्यार्थी हैं जिनको स्काउटिंग के अंदर अच्छा रुझान है, वो अलग अलग लेवल पर चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ते रहे हैं। अलग अलग उन्होंने वहाँ पर जो इनाम लिए हैं उनको लेते हुए राष्ट्रपति पदक पुरस्कार के लिए चयनित करके ट्रेंड किया जा रहा है और जो जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं उनके मार्गदर्शन के अंदर ये कार्य किया जा रहा है। ये मेरे ब्लॉक के लिए बहुत अच्छी बात है कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जो शिक्षित राजस्थान की जो उन्होंने कल्पना की है, वो शिक्षित राजस्थान में केवल साक्षर बनाना ही नहीं है, अपितु तो व्यक्तित्व का विकास करना भी है। नगर कस्बे के अग्रसेन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की सी कंपनी भरतपुर द्वारा आपदा प्रबंधन पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में लोगों को बताया गया कि आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी है और प्राकृतिक व मानव जनित आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, आग आदि से कैसे बचा जा सकता है। प्रशिक्षण में शामिल लोगों को सुरक्षा के जरूरी उपाय समझाकर जागरूक किया गया। राज्य में बढ़ती गर्मी को देखते हुए आम लोगों को पानी की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार ने पक्की तैयारियां की हैं। उदयपुर पीएचईडी विभाग के अधिशासी अभियंता श्री राहुल चौधरी ने बताया कि शहर में पानी की सप्लाई अलग अलग जलाशयों से की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि साल 2055 तक शहर को हर दिन करीब 180 MLD पानी की जरूरत होगी। इसको ध्यान में रखते हुए विभाग ने लंबी योजना बनाई है ताकि भविष्य में भी पानी की कमी ना हो। इसके साथ ही अमृत योजना के तहत जिन इलाकों में पानी का दबाव कम है वहां पाइपलाइन की मरम्मत और नई पाइपलाइन डालने का काम भी किया जाएगा। आने वाले समय के लिए जैसे शहरी क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए सरकार ने उदयपुर शहर की वाटर सप्लाई अपने सरफेस वाटर बेस्ड सप्लाई है, जहाँ बारिश का पानी रहता है विभिन्न बांधों में, उन पानियों को लाके और सप्लाई शहर में करते हैं।
शहर के अंदर जो पेयजल के स्रोत हैं, हमारा फतेह सागर, पिछोला, इसके अलावा हमारा देवास 1, देवास 2 जिससे हमें पानी मिलता है, एक मानसी वाकल डैम है उससे भी हमें पानी मिलता है, और जैसलमेर से भी हम पानी लेके आते हैं। तो ये सारा सबको मिला मिलो के एट प्रेजेंट आज की तारीख में हम करीब करीब 105 एमएलडी का प्रोडक्शन करते हैं और 110 एलपीसीडी से शहर के अंदर पानी की सप्लाई कर रहे हैं। फ्यूचर को और मानते हुए कि भाई फ्यूचर में शहर की आबादी बढ़ेगी तो पानी की डिमांड बढ़ेगी, उन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने देवास 3 पोर्ट को भी सेंक्शन कर रखा है, जो WRD काम कर रखा है, WRD जिसमें काम करेगा। देवास 1, 2, 3, 4 अगर पूरे हो जाते हैं तो करीब करीब 117 एमएलडी पानी हमको मिलने लगेगा उदयपुर के लिए। इसी तरह मानसी वाकल से भी अपन को करीब करीब आज की तारीख में 23 एमएलडी के आसपास पानी मिलता है, और जयसमंद से भी 20 एमएलडी पानी मिलता है, जो फ्यूचर के अंदर 40 एमएलडी हो जाएगा। तो इन सबको अगर अपन देखें तो करीब करीब अपने पास 218 एमएलडी पानी रहेगा। और उदयपुर शहर को अगर अपन माने कि 2055 के अंदर क्या स्थिति रहेगी, तो उसके हिसाब से हमारे पास करीब करीब 180 एमएलडी की डिमांड आएगी, और हमारे पास ये सारे जो प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे तो हमारे पास में 218 एमएलडी पानी रहेगा। तो आने वाले समय में भी उदयपुर के लिए पानी की कोई दिक्कत रहेगी नहीं। कलेक्टर श्री शुभम चौधरी की अध्यक्षता में सरकारी जमीन से जुड़े नामांतरण मामलों की बैठक कलेक्ट्रेट में हुई। इस बैठक में सरकारी सेवायचक और चारागाह जमीन से जुड़े नामांतरण और आवंटन मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी अनूप सिंह और तहसीलदार भू अभिलेख विष्णु कुमार माथुर को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही जो मामले लंबे समय से पेंडिंग हैं उनकी जांच कर जल्दी समाधान करने के भी निर्देश दिए गए। दिल्ली हाईवे पर शाहपुरा अलवर तिराहे के पास स्थित ऐतिहासिक संजय स्मृति वन को अब नया जीवन मिलने वाला है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने इस पुराने और उपेक्षित वन क्षेत्र का नाम बदलकर अटल वन कर दिया है और इसके विकास के लिए 13 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है। यह वन क्षेत्र लगभग 40 हेक्टेयर में फैला है और इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1980 को एक पर्यटक स्थल के रूप में हुई थी। सरकार के इस फैसले से अब उम्मीद है कि यह क्षेत्र फिर से हरा भरा और आकर्षक बनेगा। शाहपुरा क्षेत्र में खुशी की लहर है। राजस्थान सरकार की तरफ से हमारे शाहपुरा क्षेत्र में जो संजय वन था उसका नाम परिवर्तित करके अटल वन किया है और उसके विकास के लिए 13 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। हमें याद आता है कि बचपन में हम जब संजय वन में घूमने जाया करते थे, वहाँ बहुत सारे पशु पक्षी, हरे पेड़ पौधे हुआ करते थे, खूब एंजॉय करते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सरकार की अनदेखी की वजह से वो पूरा परिक्षेत्र जो है वो उजड़ सा गया है। सिर्फ वहाँ सूखे पेड़ और कुछ बंदरों का जमावड़ा रहता है। लेकिन सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ पूरे शाहपुरा जनता की तरफ से कि उन्होंने एक नेक कार्य किया है। विकास के लिए 13 करोड़ रुपए पारित किए हैं और अब ये लगता है कि संजय वन वापस हरा भरा होगा। वहाँ पर पहले की तरह खूब सारे पशु पक्षी लाए जाएंगे, विकास किए जाएंगे और पूरा वन क्षेत्र जो है एक पिकनिक स्पॉट की तरह पूरे शाहपुरा वासियों के लिए एक बेहतरीन सौगात दी है सरकार ने। उसके लिए हम पूरे क्षेत्र की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। यहाँ हमारे संजय वन के लिए 13 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। इससे यहाँ के लोगों को बहुत एक मनोरंजन के लिए, जो पहले पिकनिक मनाने के लिए सोचते थे, कभी आसपास कोई ऐसी जगह थी नहीं, तो कम से कम पिकनिक के लिए या मनोरंजन के लिए या घूमने के लिए हम लोग वहाँ जा सकते हैं। और साथ ही जैसे जयपुर से दिल्ली के लिए जो रास्ता है इसमें बीच में पड़ता है, तो वहाँ जो पर्यटक आते हैं वो यहाँ रुक सकते हैं आराम से और भी एंजॉय अपना कर सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का उद्देश्य है कि डांग क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिले ताकि उनका विकास हो सके और जीवन स्तर में सुधार हो। इसी उद्देश्य से डांग क्षेत्रीय विकास समिति की बैठक जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई। इस बैठक में डीएम श्रीनिधि बीटी ने कहा कि डांग विकास कार्यक्रम के तहत जो बजट डांग क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित किया गया है उसका पूरा उपयोग होना चाहिए ताकि पिछड़े इलाकों के लोगों का जीवन सुधर सके। उन्होंने सभी विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने क्षेत्रों के विधायकों और जनप्रतिनिधियों से संपर्क करें और डांग क्षेत्र के विकास कार्यों के प्रस्ताव जल्दी भेजें ताकि इन प्रस्तावों की समीक्षा कर उन्हें मंजूरी दी जा सके और विकास कार्य जल्द शुरू हो सके। इससे डांग क्षेत्र में लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सकेगा और उन्हें विभिन्न सुविधाओं का लाभ मिलेगा। धौलपुर जिले में डांग क्षेत्र है, उसमें कई राजस्व गांव आते हैं। उसमें कल हमने सभी विधायकों को बुलाया था। उसमें एमएलए राजा खेड़ा, एमएलए बसेड़ी और एमएलए बाड़ी उपस्थित रहे और उनके माध्यम से डांग क्षेत्र में जन उपयोगी सैनिटेशन, हेल्थ
रूरल कनेक्टिविटी और फिर इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी और अन्य कामों का हमने लिया है। इसमें प्रथम वरीयता और द्वितीय वरीयता सूची के आधार पर जो भी प्रपोजल है वो हम तैयार करके राज्य सरकार को भेजेंगे। उसके अनुमोदन उपरांत उस कार्यक्रम का उन कार्यों के ASFS निकाल के हम उसमें काम कराएंगे। और हमने इस बार सबसे ज़्यादा स्कूल और आंगनवाड़ियों का काम प्रायोरिटी पे लिया है ताकि शाला और आंगनवाड़ियों में बच्चों को अच्छी सुविधा मिले। भजनलाल सरकार ने गांवों की तरह अब शहरों में भी मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। मांडलगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में इस योजना से 100 से ज्यादा परिवारों को काम मिल रहा है। इससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और स्थानीय विकास भी हो रहा है। कोतवाल का खेड़ा क्षेत्र में योजना के तहत तालाब बनाए जा रहे हैं। लोगों ने बताया कि इससे उन्हें काम मिला है और आगे चलकर पशुओं को पानी मिलेगा और जल स्तर भी बेहतर होगा। रोजगार पाने वाले लोगों ने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर शिक्षा विभाग अब स्कूलों में आधार कार्ड अपडेट करने के लिए शिविर लगाएगा। यह शिविर 6 मई से 8 मई तक राजस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय लूणी स्कूल में चलेगा। इसके अलावा 6 से 13 मई तक लूणी ब्लॉक के अलग अलग स्कूलों में भी ऐसे शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के स्कूलों के बच्चों का आधार कार्ड बनवाने और अपडेट करने का काम किया जाएगा। विद्यार्थियों हेतु आधार नामांकन करवाने के लिए और आधार अपडेशन के लिए स्थानीय विद्यालय के अंदर 6 मई से शिविर लग रहा है। 6 मई से 8 मई तक ये शिविर चलेगा और इसमें जो विद्यार्थी है, चाहे वो निजी विद्यालय के हैं या सरकारी विद्यालय के हैं, अपने आधार कार्ड में संशोधन करवा सकते हैं और नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं। राज्य सरकार ने स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाते हुए 1000 पंचायतों में बर्तन बैंक शुरू करने की योजना लागू कर दी है। हर पंचायत में 400 बर्तनों का सेट रखा जाएगा। लोग सिर्फ 3 रुपए में 6 बर्तनों का सेट किराए पर ले सकेंगे, जिसमें थाली, चम्मच, गिलास और 3 कटोरी शामिल होंगी। SC, ST, BPL, विधवा और दिव्यांग लोगों को 50% की छूट भी मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर चल रही एग्रीस्टेक योजना के तहत किसानों के रजिस्ट्रेशन को लेकर जिला कलेक्टर पुखराज सैन ने कलेक्ट्रेट में एक बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने बताया कि तहसीलवार फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की समीक्षा की गई है। जो किसान अभी तक रजिस्ट्रेशन से वंचित हैं, उनके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाकर रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि बाकी बचे सभी किसानों का रजिस्ट्रेशन तय समय में पूरा किया जाए ताकि सभी को योजना का लाभ मिल सके। राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26। टोंक जिले के भूमि विकास बैंक के सचिव श्री रविंद्र सिंह यादव ने बताया कि 1 जुलाई 2024 तक जिन किसानों के ऋण खाते अवधि पार घोषित हो चुके हैं, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को 30 जून 2025 तक अपने बकाया का 20% हिस्सा जमा करना होगा। बाकी की राशि किसान 3 आसान किश्तों में जमा करा सकते हैं। पाली जिले के जिला कलेक्टर श्री LN मंत्री ने राज्य सरकार के निर्देश पर गांवों की समस्याओं को जल्दी से सुलझाने के लिए टेवाली गांव में रात्रि चौपाल लगाई। इस दौरान उन्होंने गांव के लोगों को पानी, बिजली, राजस्व और अन्य विभागों से जुड़ी समस्याएं उन्होंने सुनी और तुरंत समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। रात्रि चौपाल में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी बातें रखी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद झुंझुनू पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। SP श्री शरद चौधरी ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रोजाना अभियान चलाकर ऐसे लोगों की पहचान की जाए। इसके लिए पुलिस टीमें बनाई गई हैं जो कच्ची बस्तियों और झुग्गी इलाकों में जाकर वहां रहने वालों के कागजात की जांच करेगी। अगर कोई अवैध रूप से रह रहा बांग्लादेशी मिलता है तो उसे कानून के तहत वापस उसके देश भेजा जाएगा। हम सबको ज्ञात है कि एक बर्बरतापूर्ण कांड पहलगाम जम्मू कश्मीर में होता है। उसके बाद से लेके अब तक के जो हालात हैं वो भी मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को अवगत होते रहे। इसी क्रम में भारत सरकार और राज्य सरकार से हमें निर्देश मिले थे कि जो भी बांग्लादेशी अवैध रूप से प्रवास कर रहे हैं जिले में, उनको तत्काल पकड़ा जाए, धरपकड़ की जाए और उनको डिटेन करके जो उनको वापस बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया है उसकी पालना सुनिश्चित की जाए। उसी के तहत झुंझुनू जिले में भी समस्त थानाधिकारी, व्रताधिकारियों को ये कड़ाई से निर्देश दिए गए
कि वो अपने यहाँ कच्ची बस्ती, ये जो ज्वेलर्स की दुकानें हैं जिसपे अमूमन जो कारीगर है वो बंगाली होते हैं, और ये बात अलग है कि कुछ अपने पश्चिम बंगाल जो अपना ही प्रदेश है वहाँ के होंगे, कोई बांग्लादेशी भी हो सकता है। ईंट भट्टे इत्यादि कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे कि इनके पाए जाने की संभावना अत्यधिक होती है। कुछ कच्ची बस्तियाँ हैं, तो उस पर लगातार सतत जांच जारी है, पड़ताल जारी है, निगरानी जारी है, और हम एक एक व्यक्ति से उसके दस्तावेजों से उसको वेरीफाई कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मानसून आने वाला है और बारिश के समय गांवों की सड़कें नदी नालों के कारण कट जाती थी। छोटी छोटी रपटों पर पानी भर जाता था, जिससे गांवों का संपर्क टूट जाता था। इस परेशानी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब ऐसी रपटों की जगह पक्के पुल बनाए जा रहे हैं ताकि बारिश में भी गांवों की कनेक्टिविटी बनी रहे। झाडोल विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की सौगात से कई पुलों का निर्माण चल रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि बारिश कितनी भी हो, गांवों का संपर्क कभी न टूटे। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर भीषण गर्मी को देखते हुए सभी अधिकारियों को पूरी तैयारी रखने को कहा गया है। इसी के तहत जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता ने अचानक उदयपुर के सरकारी MB अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने मेडिसिन वार्ड, हड्डी रोग विभाग, आपातकालीन विभाग और दूसरे हिस्सों का अच्छी तरीके से निरीक्षण किया। कलेक्टर ने मरीजों से बातचीत की और उनकी समस्याएं जानी। साथ ही उन्होंने शौचालयों की सफाई व्यवस्था की भी जांच की। जिला कलेक्टर आलोक रंजन के निर्देश पर बेंगू की उपखंड अधिकारी मनस्वी नरेश ने शनिवार दोपहर बेंगू के सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में गर्मी से बचाव की तैयारियों को देखा। खासतौर पर उन्होंने हीट स्ट्रोक से जुड़ी जांच, मरीजों की व्यवस्था, वार्ड की स्थिति और दवाइयों की उपलब्धता की जानकारी ली। उपखंड अधिकारी ने PMO डॉक्टर दिनेश धाकड़ को निर्देश दिए कि गर्मी में लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, इसके लिए पूरी व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमें चेक करनी है वो है कि हीट वेव के संबंध में हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था है। वर्तमान में जो टेम्परेचर बहुत हाई हो रहे हैं, इस संबंध में मैंने यहाँ आकर के चेक किया है। तो हीट वेव की व्यवस्था जैसे कि कूलर, AC वार्ड में और बाकी सारी आइसिंग के लिए सारी व्यवस्थाएं रखी हैं। बाकी थोड़ा हाइजीनिक लेवल पे जनरल हाइजीन के लिए इनको इंस्ट्रक्शन दिए गए, तो सफाई व्यवस्था। कामा के उप जिला अस्पताल में अब मरीजों को बेहतर उपचार मिल रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयां उपलब्ध करवाई गई हैं। मौसम में बदलाव के साथ हीट वेव से राहत मिली है, लेकिन सर्दी, जुकाम जैसी और बुखार के मरीजों में बढ़ोतरी हो गई है। स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कोशिशों से अस्पताल में आधुनिक सुविधाएं और प्रशिक्षित चिकित्सक उपलब्ध हुए हैं। इससे अब क्षेत्र के लोगों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं मिल रही हैं। कामा में 2-3 दिन से मौसम के बदलाव की वजह से हीट वेव का जो प्रभाव था वो तो कम हुआ है, लेकिन बरसात की वजह से बच्चों में खासकर उल्टी दस्त के केसेस आ रहे हैं। बुखार के भी केसेस बहुत कम हैं। तो इसके लिए सावधानियां ये हैं कि बच्चों को सफाई से रखें और दूध पीने वाले बच्चों को बोतल से दूध ना पिलाएं, कटोरी चम्मच से दूध पिलाएं। बाकी बच्चों की सफाई रखें और समय समय पर उपचार लेते रहें और ORS का घोल नियमित रूप से पीड़ित बच्चों को पिलाएं। OPD संख्या में थोड़ा सा कमी आई है क्योंकि हीट वेव की कम होने से OPD की संख्या बहुत कम आई है। बुखार के मरीज भी बहुत कम हो गए हैं। बाकी छोटे मरीज हैं जैसे खांसी, जुकाम, दस्त, ये मरीज अधिकतर आ रहे हैं। कामा उप जिला अस्पताल जिसमें आज सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ लेडीज डॉक्टर से लेकर जेंट्स डॉक्टर, जो हर विभाग के डॉक्टर हैं। यहाँ गरीबों का भी उपचार हो रहा है और जो लोग उपचार से जो वंचित हैं उन लोगों को सुविधाएं दी जा रही है सरकार की तरफ से। पर्चियाँ भी कटती हैं, दवाई भी उपलब्ध हैं। छोटे से लेकर बड़ा उपचार तक भी यहाँ मुफ्त में होता है। मैं सरकार का धन्यवाद देता हूँ कि ये योजनाएं गरीबों के जनहित में जारी है। लू और गर्मी के मौसम को देखते हुए चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए झुंझुनू के CMHO डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर राजकीय उप जिला अस्पताल चिड़ावा पहुंचे। उन्होंने अस्पताल के वार्डों का निरीक्षण किया और मरीजों व उनके परिजनों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। PMO डॉक्टर सुमनलता कटेवा ने अस्पताल में लू उतापघात से निपटने के लिए की गई तैयारियों के बारे में बताया। उन्होंने PNC वार्ड, स्टोर,
महिला पुरुष वार्ड और ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण किया। सीएमएचओ डॉक्टर गुर्जर ने कहा कि अस्पताल में मरीजों के परिजनों के बैठने और ठंडे पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने सोनोग्राफी कक्ष का भी निरीक्षण किया और बताया कि अब गर्भवती महिलाओं और अन्य मरीजों को निःशुल्क सोनोग्राफी जांच का लाभ मिल रहा है। आज जिला अस्पताल चिड़ावा का इंस्पेक्शन किया है, साथ ही में बीसीएम ऑफिस चिड़ावा का इंस्पेक्शन किया। चिड़ावा जिला अस्पताल के अंदर व्यवस्थाएं काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यहाँ पे पीएमओ ने डॉक्टर सुनीता कटेवाल ने अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी है। यहाँ पे अब पहले की बजाय सोनोग्राफी भी चालू हो गई है। रोजाना प्रतिदिन हमारे दायरे से 120 प्रकार की सोनोग्राफी की जा रही है। इसके साथ में गर्मी के मौसम को देखते हुए जो व्यवस्थाएं हैं वो लचीली है। लूतापघात के लिए अलग से यहाँ पे वार्ड की व्यवस्था उन्होंने कर रखी है और जो भी गर्मी के पेशेंट आ रहे हैं उनको निःशुल्क इलाज की हो, उसके लिए उन्होंने समस्त प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई। साथ में वार्डों के अंदर निरीक्षण किया गया तो महिलाएं काफ़ी यहाँ पे आ रही है, उनके लिए उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है कि ताकि आने वालों को निःशुल्क दवा योजना और निःशुल्क जाँच योजना का लाभ हो। सवाई माधोपुर और दौसा जिले में पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए टॉक बनेठा क्षेत्र में बनास नदी पर बन रहे इसरदा बांध के निर्माण कार्य का जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर श्री ए सावंत ने निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के अनुसार अभियंताओं को कार्य को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। खेजरोली को नगर पालिका का दर्जा मिलने के ऐतिहासिक फैसले पर एक बड़ा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नगरीय विकास मंत्री श्री झावर सिंह खर्राज, जयपुर ग्रामीण सांसद राव श्री राजेंद्र सिंह सहित कई बड़े लोग मौजूद रहे। समारोह में आए लोग मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और उनकी सरकार का दिल से आभार व्यक्त करते नजर आए। उनका ये कहना था कि यह फैसला खेजडोली के लोगों के लंबे समय से चले आ रहे सपने को पूरा करता है और साथ ही यह गांव और आसपास के इलाकों के विकास के लिए एक बड़ा कदम है। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे गिव अप अभियान का 30 अप्रैल को अंतिम दिन था, लेकिन अब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की जनता के लिए बड़ी राहत की खबर दी है। जो अपूर्ण लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नामित हैं, उनका नाम हटाने की अंतिम तिथि अब 31 मई तक बढ़ा दी गई है। गिव अप योजना हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा चलाई गई नई मुहिम है। इसमें जो अपात्र लोग हैं, जिनके पास जो सक्षम लोग हैं, वह अपना नाम स्वतः हटा सकते हैं। इससे उन पे कोई भी पेनल्टी या कुछ भी चालान नहीं कटेगा। इसमें लोग बढ़ चढ़ के अपना सहयोग दे रहे हैं। इस तहत आगे की तारीख भी बढ़ाई गई है, जिससे और भी अपात्र लोग अपना नाम कटा सके और जो पात्र लोग हैं, जिनको सही में ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद है, उनका नाम नया जुड़ रहा है और इनके नाम हटने से और भी जुड़ेगा। ये बहुत अच्छी योजना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि अपराधों पर काबू पाया जाए और अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आए। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के तहत जिला पुलिस अधीक्षक श्री सुमित मेहरड़ा के नेतृत्व में जिले के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे 360 डिग्री एंगल को कवर करेंगे। चंबल चेक पोस्ट और बरेठा चौकी पर ये कैमरे लगाए गए हैं ताकि बॉर्डर पर होने वाली अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश पर पर्यावरण की रक्षा करने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य बालिकाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम और उनके उत्थान के लिए कार्य करना था। सवाई माधोपुर में ADR सेंटर में हुई इस बैठक की अध्यक्षता समीक्षा श्री गौतम, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने की। बैठक में अधिकारीगण को बताया गया कि इस योजना का मकसद कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, पॉक्सो अपराधों की रोकथाम और पर्यावरण संरक्षण करना है। इसके अलावा महिलाओं को सशक्त बनाने और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विधिक जागरूकता फैलाने की योजना बनाई गई है। सरकार ने सांगनेर की पुरानी धरोहरों को बचाने और उनका विकास करने के लिए करोड़ों रुपए का बजट मंजूर किया है। सांगनेर जो जयपुर के पास स्थित है, एक ऐतिहासिक शहर है। इसे 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजपूत राणा सांगा ने बसाया था और तभी से इसका नाम सांगानेर रखा गया। इसके बाद यह जयपुर का उपनगर भी बन गया। जब सांगनेर की स्थापना हुई थी तो चारों दिशाओं में 5 दरवाजे बनाए गए थे और चारों ओर एक बड़ा परकोटा भी था। इन दरवाजों में से एक जयपुर दरवाजा है जो जयपुर जाने के लिए उपयोग होता है। नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर दरवाजे का सौंदर्यीकरण किया। 33,45,000 रुपए की लागत से दरवाजे का प्लास्टर, रंग रोगन और चित्रकारी की गई है। आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए सूरज समाचार के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।